Hello everyone, myself Dr. Dipesh, and in this video we are going to discuss about the strategy for FMG December 2024. So जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि I have already cleared FMG and currently I am doing my internship from JLN Medical College अजमेर. So जैसा आप सब लोगों को पता है कि अभी दिसंबर के एग्ज़ाम के अंदर we have almost 5 months एंड जो भी बच्चे अभी इंडिया आ चुके हैं वापस या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर से ही तैयारी कर रहे हैं, दे आर एमिंग फॉर दिसंबर एग्ज़ाम. सो देखो बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, हम 5 से 6 महीने की स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं. आई हैव स्टडीड 6 मंथ्स कंटिन्यूसली. आप लोगों को सबसे पहले जिस चीज़ का ध्यान देना होगा दैट इज़ आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स. अगर आप लोग डेली 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कॉलेज के अंदर हैं तो वेल एंड इनफ. लेकिन अगर आप वापस इंडिया आ चुके हैं देन आप लोगों को ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे स्टडी डेली करना पड़ेगा. तो वो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं 8 घंटे, एक दिन पढ़ रहे हैं 10 घंटे और उसके बाद अगले 2-3 दिन आराम से आप चिल कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे. सो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. आप लोगों को डेली पढ़ना है. अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को 6 घंटे पढ़ रहे हैं बट कंटिन्यूसली पढ़ना है, ठीक है. तो कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखना है. अब हमारा टारगेट क्या है कि 5 महीने में क्या हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आंसर होगा कि क्या हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. मैंने खुद ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है. अब इसके अंदर 2 तरीके के बच्चे होते हैं. सबसे पहले देखो मैंने 2 या 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं ऑलरेडी जो बेसिकली आपके मन में डाउट होगा दिसंबर एग्ज़ाम को एम करते हुए. तो सबसे पहले आप लोगों को एक कॉपी ले लेनी है या फिर आपके पास आईपैड है तो आईपैड के अंदर आप लोगों को एक पेज खोल लेना है और उसके अंदर हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से दिसंबर के एग्ज़ाम फोकस करने वाले हैं, ठीक है. हम उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये कि 6 महीने के अंदर क्या हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. बिल्कुल हाँ, हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. अब इसके अंदर 2 तरीके के बच्चे आते हैं. कौन से तरीके के बच्चे आते हैं? एक वो जिन्होंने कॉलेज के अंदर पढ़ाई की है, ठीक है, और दूसरे वो जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, ठीक है. क्या दोनों बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते थे? जिन्होंने पढ़ाई की है अगर वो 6 महीने यहाँ पे आके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर ध्यान नहीं देते हैं, कंसिस्टेंसी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जीटीज़ नहीं देते हैं, तो बेशक वो लोगों ने जो भी 3-4-5 साल जो भी उन्होंने पढ़ाई की है वो उनकी वेस्ट हो सकती है, ठीक है. तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप लोगों ने कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है तो आपका 100% एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गई होगा. एग्ज़ाम में सिलेक्शन उसका होता है जो लास्ट के टाइम पे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है, चाहे उसने 5 साल कॉलेज में पढ़ाई की है या नहीं की, डजेंट मैटर. बट जो मेन थिंग मैटर करती है वो मैटर करती है आप लोगों के 5 से 6 महीने की जो स्ट्रेटेजी होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है. फिर उसके बाद आपकी जो बेसिक नॉलेज होती है वो होती है. देखो जिन्होंने कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है बेशक अगर वो अब 6 महीने आके अगर अच्छे से पढ़ेंगे देन दे कैन ईजिली स्कोर 200+ मार्क्स, ठीक है. लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और जिन लोगों ने अभी ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के लिए सोचा है कि हम 5 से 6 महीने में जी जान लगा के पढ़ाई कर देंगे तो वो लोग आराम से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं. अब उस पर डिपेंड करता है कि वो लोगों को बेसिक्स कितने क्लियर है. अगर उनके बेसिक्स अच्छे खासे क्लियर है देन दे कैन ईजिली क्रैक द एग्ज़ाम एंड दे कैन ऑल्सो गेट गुड मार्क्स, ठीक है. तो अब हमारा सबसे पहला जो डाउट आता है, फर्स्ट डाउट इज़ कि कौन सा सोर्स हमको यूज़ करना चाहिए. देखो ये बेसिक डाउट होता है. अगर सबसे पहले देखो बेसिक चीज़ क्या है. अगर आप लोग कॉलेज के अंदर कोई सोर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो प्रेप को फॉलो कर रहे हैं, चाहे मैरो को फॉलो कर रहे हैं, चाहे सेरिबेलम या फिर अनअकैडमी, कोई भी आप XYZ ऐप फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करिए, ठीक है. क्यों फॉलो करना है उसका मैं आपको रीज़न दे देता हूँ. अगर आप लोग प्रेप लेटर ऑलरेडी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे मैक्सिमम जो भी FMGs हैं वो प्रेप लेटर या फिर मैरो को फॉलो करते हैं, हाल ही के अंदर सेरिबेलम भी आ गया है तो सेरिबेलम को फॉलो करते हैं, ठीक है. तो आप लोग क्या करते हो 3rd ईयर के अंदर या फिर अपने 4th ईयर के अंदर आप लोग प्रेप लेटर ले लेते हो, मैरो ले लेते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, ठीक है. प्रिपरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी मेन वीडियोस होती हैं उन सबको देखते हैं, उनके नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं. तो अब हम लोगों को वही ऐप वापस क्यों फॉलो करना चाहिए. देखो आप जब वापस इंडिया आ गए हो, देखो इसके अंदर भी एक कंडीशन है. इसमें 2 तरीके के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे वो होते हैं जो घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकते और कुछ बच्चे वो होते हैं जो घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पढ़ रखा है, कुछ का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ. अगर आप ऑलरेडी कॉलेज से ऑलमोस्ट 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, 8 से 10 का मतलब आप कम से कम 8 सब्जेक्ट होने चाहिए और ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं फिर उससे ज़्यादा, तो आई विल प्रेफर नॉट टू गो फॉर कोचिंग. आप कोई भी कोचिंग में नहीं जाए और अगर घर पे बैठ के पढ़ाई करें, उन्हीं चीज़ों को वापस रिवाइज करें, GT दे, PYQs करें, तो यू कैन ईजिली क्रैक एग्जाम. नॉट ओनली क्रैक द एग्जाम, यू कैन लाइक गेट ऑलमोस्ट 200+ मार्क्स इन दिस FMG एग्जाम, ठीक है. ये बेसिक स्ट्रेटेजी है सबसे पहली बात. अब कुछ बच्चे वो होंगे जिन्होंने 5 साल शायद पढ़ाई करी है या फिर उन्होंने 2-4 सब्जेक्ट ही पढ़े, तो उनके साथ 2 कंडीशन है. आप लोग जब वापस आ जाते हैं तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके अगर खुद से स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करने का आपने सोचा है, तो कोई भी जो भी आपसे आप पहले पढ़ रहे थे या फिर आप लोग कोई भी एक XYZ ऐप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. और आप अपनी प्रिपरेशन को 6 महीने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है.
अगर आप घर पे रह के पढ़ सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, देन ओनली गो विद ऑफलाइन, देन ओनली गो विद घर पे सेल्फ स्टडीज़। अदरवाइज़ आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग भी दो तरीके की हो गई है, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन के अंदर कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर आ जाता है। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि आज पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, वीडियो लेक्चर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, PYQs हैं, कर लेंगे, आज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अगर आप लोगों ने पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो वो बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जाने के बाद क्या होता है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा है, हो सकता है आपका थोड़ा बेसिक क्लियर है। तो आप जब क्लास के अंदर जाते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ होती है दैट इज़ इंटरेक्शन विद टीचर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका इंटरेक्शन टीचर के साथ, क्योंकि टीचर एक एक चीज़ बताता है तो आप उसको लाइव क्लास के अंदर सुनते हैं, उसका मज़ा अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को रेगुलर क्लास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक दिन की क्लास स्किप कर देंगे देन भूल जाइए कि आप उस सब्जेक्ट को अब वापस पेज के अंदर ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन का स्किप करना मतलब सुबह 8 से शाम के 8 तक की क्लासें होती हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा चंक होता है एक साथ के अंदर, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास ऐसे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फॉर एज लाइक मी कि मैंने भी ऑफलाइन क्लास या फिर कुछ नहीं लिया था। आई हैव जस्ट स्टडी 6 मंथ। घर पे मैंने रैपिड रिवीजन फॉलो किया था, PYQs किए थे, हर वीक मैंने GTs दिए थे, और मैंने कोई भी कोचिंग कोई भी कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था। जस्ट फ्रॉम माई सेल्फ स्टडीज आई स्कोर्ड 190 मार्क्स, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज़ हमारा सोर्स क्या होना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रेप लेटर, मैरो, सेरिबेलम, जो भी आप पहले पढ़ रहे हैं वो ऐप को फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों ने पहले कॉलेज के अंदर जो भी ऐप ले रखा है उससे आपने ऑलरेडी नोट्स पढ़ रखे हैं तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नो नीड टू चेंज योर सोर्स, क्योंकि सोर्स चेंज करना समझदारी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आप सोर्स चेंज करोगे तो फिर टीचर चेंज हो जाता है, आपके नोट चेंज हो जाते हैं, तो आपको बार बार अलग अलग नोट से पढ़ना इज़ नॉट गुड थिंग। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं एक ही टीचर से फॉलो कीजिए, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। एक सोर्स का मतलब देखो, एक और कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्रेप लेटर मेरा सोर्स है तो मैं प्रेप लेटर से ही 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि आपका सिंगल सोर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर वन सब्जेक्ट यू हैव टू फॉलो सिंगल टीचर, ठीक है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अगर आपने GRG सर से अपने कॉलेज डेज के अंदर पढ़ाई की है तो आई विल प्रेफर कि मैं जो अपना रिवीजन करूँ वो भी GRG सर की वीडियो से करूँ, मैं जो नोट्स पढ़ूँ वो भी मैं GRG सर वाले पढ़ूँ। क्यों? क्योंकि दैट विल बी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी ईजी फॉर मी टू रिमेंबर मोर। क्यों? क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी होगी, मेरे पास वो तरीके होंगे, मेरे पास वो निमोनिक्स होंगे जो ऑलरेडी सर ने मेरे को समझाए हैं, ठीक है। रेदर अगर मैंने अपनी कॉलेज डेज के अंदर कोई और टीचर से पढ़ाई किया है फिर उसके बाद मैं रिवीजन कोई और नोट से कर रहा हूँ, तो दैट्स लाइक डिस्क्रिपेंसी बिटवीन नोट, ठीक है। आप लोगों की कभी फोटोजेनिक मेमोरी नहीं बन पाएगी एंड दैट वोंट बी ईजी टू रिकॉल, ठीक है। आप लोगों को बाद में बार बार उन नोट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 नोट से पढ़ोगे तो ईजी नहीं होगा रिवीजन करने के लिए, और जो मेन टारगेट होता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम को पास करने का, दैट इज़ की, दैट इज़ रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन इज की टू सक्सेस। अगर आप जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे आपकी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाने की और पास होने की, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर ले व्हाट ऑल वी नीड, जस्ट RR। क्या हमको RR से एग्ज़ाम पास करा जा सकता है या फिर हमको मेन वीडियोज़ चाहिए होंगी, ठीक है। मेन वीडियोज़ या फिर RR, ठीक है। देखो उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेन वीडियोज़ कॉलेज डेज के अंदर पढ़ ली है मेन सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली, तो आपको अब वापस मेन वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ रैपिड रिवीजन की वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। और आप जो नोट्स हैं, अगर आप लोगों के पास फोटोजेनिक मेमोरी है या फिर आपने थोड़ा अच्छी तरीके से वो नोट्सों को रिवाइज़ किया है, बेसिकली सबसे पहले जो मैं टारगेट करूँगा दैट इज़ हमारे मेन सब्जेक्ट के नोट्स, दैट इज़ हमारा PSM, सर्जरी, OBGY, मेडिसिन। इनकी मेन वीडियोज़ हमको देखनी है, ठीक है। क्यों देखनी है इनकी मेन वीडियोज़? अगर आप लोगों ने, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा है अभी तक और वो सोच रहे हैं कि मुझे प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम के लिए, तो उनको ये तो करना ही करना है, ट्राई टू सी मेन वीडियोज़ ऑफ एटलीस्ट सर्जरी, OBGY एंड मेडिसिन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिसिन छोड़ के जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेडिसिन छोड़ने का सोच लिया है देन एक चीज़ को टारगेट कर लीजिए कि आपको पैथो, ठीक है, आपको फार्मा और आपको माइक्रो, इन तीनों सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप लोगों ने मेडिसिन छोड़ने का सोच लिया है देन प्लीज़ टारगेट दीज 3 सब्जेक्ट। आपको ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करके जाने हैं। पैथो में से, माइक्रो में से अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग एंड फार्मा को इंटीग्रेट करके मेडिसिन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने ऑलरेडी मेडिसिन को छोड़ने का सोच लिया तो, ठीक है। देखो मेडिसिन को आप लोग अगर टारगेट करने की सोच भी रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू टारगेट एट दी एंड। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इज़ टू वास्ट टू स्टडी। PG के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिसिन को छोड़ के जाते हैं, लेकिन छोड़ के किस बेसिस पे जाते हैं? उनकी पैथो, फार्मा, माइक्रो, फिजियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उस पर फोकस करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इज़ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। अगर आप लोगों का बेसिक नॉलेज अच्छा होगा देन ईजिली आप लोगों के मेडिसिन के अंदर क्वेश्चन अच्छे होंगे, अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिक आइडिया हो गया। फिर उसके बाद हमको रैपिड रिवीजन किन किन सब्जेक्टों के लिए पढ़ना है। अगर हम लोगों ने मेन सब्जेक्ट मेन वीडियो से पढ़ लिए
तो हम आरआर किसके लिए पढ़ने वाले हैं? तो हम रैपिड रिवीजन करेंगे। जितने भी छोटे सब्जेक्ट हैं उन सब का हम रैपिड रिवीजन करेंगे। छोटे सब्जेक्ट में सिर्फ डर्मा साइकेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर छोटे सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों का चाहे हमारा क्या बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, हमारा ऑर्थो हो गया, हमारा साइकेट्री हो गया, हमारा एनेस्थीसिया हो गया, हमारा रीडी हो गया, ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं एनाटॉमी भी आप अगर चाहें तो रैपिड रिवीजन से पढ़े, क्योंकि एनाटॉमी अगर आप रेप लेटर वगैरह से पढ़ते हैं देन इट्स टू वास्ट। सेरिबेलम का आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि सेरिबेलम के अंदर श्रीकांत सर ने थोड़ा कंसाइज फॉर्म के अंदर कर रखा है। आप डॉक ट्यूटोरियल से आजम सर का पढ़ सकते हैं, उनका भी बहुत शॉर्ट है, ठीक है। और अगर ऑफलाइन क्लास अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑफलाइन क्लास के अंदर भी टीचर्स ऑलरेडी शॉर्ट कंटेंट पढ़ाते हैं, ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर योर एग्जाम, ठीक है। फिजियो की बात करते हैं तो फिजियो देखो ये टीचर्स की बात हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। अभी हमारा टारगेट है कि हम लोग एफएमजी का जो एग्ज़ाम है दिसंबर वाला वो 5 महीने के अंदर क्रैक कर सकते नहीं कर सकते। अगर क्रैक कर सकते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम क्या क्या चीज़ होगी पहले ज़रूरत होती है, तो हम पहले ज़रूरत पढ़ेंगे कि हमको क्या सोर्स चाहिए, हमको कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। फिर उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी वो होगी कि हमको कौन से टीचर्स के साथ पढ़ना है, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या बात कर लिया, रैपिड रिवीजन या मेन वीडियो। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमको रैपिड रिवीजन पढ़ना है या फिर मेन वीडियो पढ़ना है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है कि रैपिड रिवीजन पढ़ना है मेन वीडियो पढ़ना है तो देन प्लीज़ यू कैन कमेंट भी डाउन बिलो, मैं आप लोगों का संशय दूर कर दूंगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आई कैन क्लियर आउट डाउट देयर एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है जस्ट आरआर इज़ इनफ टू पास एफएमजी एग्जाम, या फिर उसके साथ साथ हमको क्या और ऐड करना पड़ेगा। सी रैपिड रिवीजन, ओनली रैपिड रिवीजन इज़ नेवर इनफ। क्यों? क्योंकि रैपिड रिवीजन के अंदर बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो डाले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे रैपिड रिवीजन के अंदर टॉपिक डाले जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, रैपिड रिवीजन अगर आप सर्जरी का पढ़ते हैं, पता नहीं अभी लेटेस्ट एडिशन के अंदर अपडेट हो गया होगा, देन आई कांट से, बट अगर आप सर्जरी का रैपिड रिवीजन देखते हैं देन उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ हमारा BREAST, ठीक है, ब्रेस्ट का टॉपिक आता है। ब्रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, TNM का क्लासिफिकेशन आता है ब्रेस्ट के अंदर से। FMG के एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट अल्टरनेटिवली आता है, जैसे लास्ट एग्जाम के अंदर नहीं आया, वो लास्ट टू लास्ट एग्जाम में नहीं आया था लेकिन उससे पहले आया था, लाइक दिस अल्टरनेटिवली TNM का क्लासिफिकेशन आता रहता है। लेकिन रैपिड रिवीजन के अंदर TNM का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। इसके अंदर जो ड्रग्स होती है ट्रास्टेजुमेब वगैरह उसके बारे में नहीं बताया गया है। अगर रैपिड रिवीजन में ये सारी चीज़ें नहीं दी गई है, क्या इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, हमको रैपिड रिवीजन में क्या चीज़ें ऐड करनी है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करने हैं, PYQs क्या कर रहे हैं, PYQs करने हैं। PYQ से हमारा क्या होगा, PYQ से आप लोगों को पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, हमको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। PYQs के अंदर जो भी क्वेश्चन आप लोग मार्क करेंगे वो क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उस क्वेश्चन को याद नहीं करना है। तो फिर याद क्या करना है? उस टॉपिक को याद करना है। किसको याद करना है? उस टॉपिक को याद करना है। क्यों? क्योंकि PYQs आर नॉट इम्पॉर्टेंट, PYTs आर इम्पॉर्टेंट। PYQ से हमको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट को ले लो, ब्रेस्ट एक टॉपिक है। अगर आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी ड्रग कार्डियोटॉक्सिक होती है जो ब्रेस्ट के अंदर दी जाती है, तो आप लोग आंसर करोगे ट्रास्टेजुमेब, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रास्टेजुमेब का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट ईयर भी रिपीट होगा या फिर नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट के अंदर जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, फिर TNM वाला पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेदर देन स्टडिंग जस्ट ओनली अ सिंगल पार्ट, फोकस ऑन होल टॉपिक, फोकस ऑन फुल ब्रेस्ट। आप पूरे ब्रेस्ट टॉपिक को ढंग से स्टडी कीजिए। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों ने PYQ सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा कि रैपिड रिवीजन के अंदर ये चीज़ें नहीं दे रखी है, बट PYQ के अंदर पूछी गई है। अगर PYQ में पूछी गई है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और रैपिड रिवीजन में नहीं है इसका मतलब मुझे ये वाली चीज़ को ऐड करना है। इसीलिए जो नॉर्मल मॉड्यूल होते हैं उन पे फोकस करने की जगह आप लोगों को 6 महीने में टारगेट होना चाहिए कि ऑलमोस्ट हमको कितने, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हमको कितने PYQs करने चाहिए। देखो ये मैंने इसमें लिख भी रखा है कि हाउ मच PYQs, कितने PYQs करने चाहिए। हम लोगों को करने हैं डेली के कम से कम बोल रहा हूँ मैं, कम से कम कितने करने हैं, 100 PYQs। कम से कम कितने करने हैं, 80 से 100 क्वेश्चन हमको डेली करने हैं 80 से 100 क्वेश्चन डेली करने हैं। अब आप लोग कहोगे कितने साल के करने हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कम से कम आपको 5 साल के करने हैं। 5 साल के मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐप होगा तो उसके अंदर 2018 से लेके अभी 2024 तक के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। हर साल के अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो 2024 तक आप कैलकुलेट कर लो कि ऑलमोस्ट 10 से 12 जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब के आपको PYQ सॉल्व करने हैं, अच्छे से करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हमको GTs कब देने हैं, क्या हमको GTs देने हैं, क्या हमको GTs नहीं देने। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो GT नहीं देते हैं, और उनकी सबसे बड़ी गलती वही होती है, GT नहीं देना। GT आपको देने हैं, कब देने हैं, जब आपके 4 से 5 सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं तभी आपको GT देना चालू कर देना है। एंड मैं तो प्रेफर करूँगा कि जब आप जिस दिन पढ़ने के लिए बैठो, फर्स्ट डे, कौन सा डे,
फर्स्ट डे जब आप पढ़ने के लिए बैठो उसी दिन आपको एक जीटी दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? उससे आपको पता चलेगा कि मेरी आज तक की बेसिक नॉलेज क्या है, मैं आज की तारीख के अंदर 300 में से 150 क्वेश्चन क्या सही कर पाता हूँ। अगर कर पाता हूँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाता हूँ 120 कर पाता हूँ, 100 कर पाता हूँ, 10 कर पाता हूँ, जितने भी कर पाता हूँ वो आपका उस टाइम का बेस होगा। फिर उसके बाद आप रेगुलरली जीटी देते रहिए। उससे आपको पता चलेगा कि फ़र्स्ट डे से लेके आज आखिरी दिन तक मैंने अपनी तैयारी के अंदर कितनी तरक्की करी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कि जीटीज़ कितने फ्रीक्वेंट देने चाहिए। देखो, मैं मेरी बात करूँ तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन शायद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर 11 जून को। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम था कौन सा वाला, दिसंबर वाला मेरा एग्ज़ाम था। 11 जून को मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी और जो मेरा फर्स्ट जीटी था दैट वाज ऑन 15 और 16 जून। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा अगर आपको विश्वास ना हो। मैंने पूरे जीटीज़ दिए थे। कितने जीटीज़ दिए थे मैंने, कितने जीटीज़ दिए थे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने कितने जीटीज़ दिए थे, मैंने दिए थे ऑलमोस्ट 30+ जीटीज़ इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। मेरा एग्ज़ाम हुआ था जनवरी के अंदर, मैंने 6 महीने में 30+ जीटीज़ दिए थे। तो 30+ जीटी देने के लिए मैंने हर हफ्ते में या फिर हर महीने में कितने जीटी दिए थे, मैंने हर हफ्ते एवरी वीक, हर वीक के अंदर मैंने कितना जीटी दिया था, मैंने 1 जीटी दिया था। और बहुत सारे वीक ऐसे थे जब मैंने 2-2 जीटी भी दिए थे। तो आप लोगों को भी क्या हर वीक के अंदर 1 जीटी देना है? देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्या एक जो हर हफ्ते के अंदर जीटी दे रहे हैं, क्या आप उसको रिव्यू कर पा रहे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि आपको स्टार्टिंग से हर वीक जीटी देने चाहिए। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन चाहे बिल्कुल ना हो, आपको जीटी देने चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपकी अप्रोच बनती है। क्या बनती है? उससे आपकी अप्रोच बनती है। आपको पैटर्न पता चलता है एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से आएगा। आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट पीवाईटीज़ क्या है। क्यों? क्योंकि जीटीज़ के अंदर जो पूछा जाता है दैट आर जस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईटीज़। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है हर टेस्ट के अंदर। 2 से 4 टेस्ट अगर आप दे देंगे, 2 से 4 जब आप जीटी दे देंगे, उसके बाद आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा। और मेरे को लगता है कि एक एवरेज तक आप पहुँच जाते हैं, उतने नंबर तक आपके आते हैं। फिर उसके बाद जो आपका टारगेट रेट है दैट इज़ जस्ट टू इंक्रीज़ योर मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 180 आ रहे हैं तो आप 200 करने की सोचोगे, अगर 150 आ रहे हैं तो 180 करने की सोचोगे। बस दिस इज़ द टारगेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई हमारी जीटी को लेके, पीवाईक्यूज़ को लेके। मैं बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है, आई नो दैट, बट हमारा टारगेट है एग्ज़ाम को क्लियर करना। कैसे भी करना है, बट हमको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आप लोगों को होती है, जस्ट पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आप कमेंट के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर को, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप कोई सोर्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, प्रेप लेडर, मैरो, सेरिबेलम, जो भी आप अगर कोई भी सोर्स को फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं, देन प्लीज़ फॉलो इट ओनली। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर फोमो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना विचार होता है कि किसी को किसी टीचर से पढ़ना पसंद होता है, किसी को किसी टीचर से पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पहले किसी टीचर से पढ़ रहे हैं देन प्लीज़ ट्राई टू स्टडी विद देम। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी वाइब नहीं मैच खा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे को उस टीचर से अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो टीचर का जो भी XYZ जो भी आपकी परेशानी है, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से टीचर से आप लोगों को पढ़ने के अंदर सही रहेगा। मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने किन किन टीचरों को फॉलो किया था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन एंड व्हाट आई फाउंड यूजफुल। सो ऑल दैट थिंग आई विल पुट इन वन वीडियो एंड ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाला है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से टीचर्स हमको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। तो जस्ट 5 to 6 मंथ्स आर इनफ टू क्रैक योर एग्ज़ाम। ठीक है, आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और हमारा टारगेट यही है कि अब हम सब मिलके, जो भी हम पूरी बिकम डॉक्टर फैमिली है, ठीक है, तो हम सब मिलके अच्छे से अब की बार लड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर के लिए, और अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, अगर उसके बाद लास्ट के अंदर आपको रिवीजन वगैरह के लिए कोई भी इशू आता है तो मेरे LMR वगैरह भी हैं। ठीक है, बाकी मैं धीरे धीरे आई विल स्टार्ट टेकिंग सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कुछ यूज़फुल लगा हो, या फिर आपको लगता हो कि दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा फुली फोकस्ड होना है, फुली प्रिपरेशन करनी है, देन प्लीज़ ज्वाइन आवर कम्युनिटी। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट वाज इट गाइस। मिलता है कोई नए वीडियो में, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड दस इदानिया।